everyone, I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. Okay. आज हमारा वेव ऑप्टिक्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का रिवीजन है. ओके. जने माइक ऑन कर लो बच्चे. अच्छा, कोई भी एक बच्चा जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो वो माइक ऑन कर लो. आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. हाँ. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में प्रोग्रेसिव वेव. तो बच्चों, वेव को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसको मैं नोट से ही थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. जो वेव्स हैं, बेसिकली वेव क्या करता है? इट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी. हम मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. तो दो आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकती हैं, जो कि स्पेस में ट्रैवल करके आती है. ओके. ये वेव्स हमेशा ट्रांसफर्स होती हैं. एग्जांपल इसका लाइट वेव है. दूसरी होती है प्रोपोगेशन के बेसिस पे डिवाइड करना, जो ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल होती है. इनफैक्ट 1 सेकेंड, मैकेनिकल वेव होती है जिनको मीडियम की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती. इसका एग्जांपल साउंड वेव है. और मैकेनिकल वेव ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केवल ट्रांसफर्स होती है, मैकेनिकल दोनों हो सकती हैं. मीडियम के बेसिस पे जब बाइफर्केशन करते हैं तो ये दो टाइप हो गए. प्रोपोगेशन के बेसिस पे करते हैं तो ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल होता है. ट्रांसफर्स में क्या है? जिधर वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है. और लॉन्जिट्यूडनल में जिधर ट्रैवल कर रही है वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है. ये बेसिक डिफरेंस होता है. ओके बच्चे? यस सर. है ना? तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव वेव दे रखा था टर्म, बेसिकली जो ट्रैवल करती है वेव वो प्रोग्रेसिव वेव होती है. एक वेव होती है जो ट्रैवल नहीं करती, अपनी जगह ही ऊपर नीचे वेव प्रोड्यूस होती है, वो स्टेशनरी वेव है. तो स्टार्टिंग में उन्होंने प्रोग्रेसिव वेव बता रखा है और वेव की प्रॉपर्टीज बता रखी है. ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. ईच पार्टिकल मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है. अबाउट देयर मीन पोजीशन. all particles vibrating all vibrating particles of the medium have same amplitude, period and frequency. हर पार्टिकल का सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब सेम होगा. फेज अलग अलग होगा. ये सब बता रखा है. कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं है. हर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा. तो वो है ना, हर समय मूव करता रहेगा. मोमेंटरली रेस्ट पे आ सकता है. मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आती है? मीन पोजीशन पे आती है, जो ऑसिलेशन में हम समझते हैं. है ना? ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसफर होता है. कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है. हर मीडियम में जब वेव प्रोपोगेट करता है तो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है. वो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. प्रोग्रेस करने वाली वेव्स ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल हैं. ये बता रखा है ट्रांसफर वेव के बारे में, ये सारी चीजें. ठीक है. तो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन पे आ गए. ट्रांसवर्स वेव में क्या है? इन दिस डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन.
एग्जाम्पल लाइट वेव। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एग्जाम्पल साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव बता रखी किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ये इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही है। कुछ देर के बाद ऐसा दिखेगा वेव। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन उसे क्रेस्ट कहते हैं, जो मिनिमम होता है उसे ट्रफ कहते हैं। और वेव ट्रैवल कर रहा है आगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे अपनी पोजीशन पे। ओके ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन एंड वेव प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग साइमल्टेनियसली। ये पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, इन सबका साइमल्टेनियस मोशन देखूंगा तो मुझे ऐसा वेव लगेगा, जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल मैंने दिखा रखा है। ये पार्टिकल 2 है, ये वाइब्रेट करके नीचे आया, 1 यहाँ आया, 4 ऊपर चला गया, इस तरीके से इन सबके मोशन को साइमल्टेनियसली देखता हूं तो ये एक वेव बन जाती है। फेज क्या होता है, ये हम ऑसिलेशन में मैंने कल ही बताया था, बेसिकली एंगल होता है। और अगर डेप्थ में समझना चाहे तो ये वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गवर्न करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। सेम फेज मतलब सेम एंगल, तो बेसिकली 1 वाला नीचे जा रहा है, इधर 9 वाला जाएगा, 17 वाला जाएगा, तो 1 9 17 दे आर इन सेम फेज। सेम वे में अगर हम 2 वाले को देखेंगे, 2 वाला टॉप से नीचे जा रहा है, ठीक है, 9 वाला ऊपर से नहीं 11 वाला ऊपर से नीचे जाएगा, तो 2 and 11 आर इन सेम फेज। 2 and 11 आर इन सेम फेज, नॉट 10। तो इस तरीके से होता है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है। श्रव्या प्लीज माइक ऑफ करो बच्चे। ऑल्टरनेट डेफिनेशन होती है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम फेज। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव्स के डेफिनेशन से निकाले तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी v ली, टाइम अगर टाइम पीरियड लूंगा तो जो डिस्टेंस आएगा वो वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा इज vt या वेलोसिटी इज लैम्डा बाय t। लैम्डा बाय t इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमें पता होना चाहिए, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर सेकंड। टाइम पीरियड इज ये वो टाइम है आफ्टर विच वेव अपने आप को रिपीट करती है। ओके लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बता रखा है, इट इज अ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और पार्टिकल्स प्रोपोगेशन वाले डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इट ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जैसे वो क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में करता है वैसे ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन। और इसके लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। कैसे करता है, इसके दो फिगर दिखा रहा हूँ। ये वेव ऐसे ट्रैवल करता है, पार्टिकल्स अपनी जगह आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या है, अब पीछे वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करके आगे आ गए और आगे वाले पीछे चले गए, तो जो पार्टिकल्स है वो एक साथ हो जाएंगे किसी जगह, उस एरिया को हम कहते हैं कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन में क्या होता है, पीछे वाले और पीछे चले गए और आगे वाले और आगे चले गए, तो वहां पे क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression is wavelength. Distance between two consecutive rarefaction is again wavelength. तो ये फंडामेंटल होता है बच्चे। वेव फंक्शन बेसिकली वेव की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो वेव क्या कॉम्बिनेशन ऑफ n पार्टिकल्स है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसी भी पार्टिकल का
ये अगर वेव है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल पार्टिकल्स है। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मैं कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल 1 और आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल 3 और आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल 5। ये तो लेट्स से अगर मैंने पार्टिकल 1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे पार्टिकल 1 को बताना पड़ेगा। वो कैसे पता पड़ेगा, वो हमें पता पड़ेगा एक्स की लोकेशन से, बेसिकली उसकी लोकेशन से कि कहां पर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में, तो मैं एक्स से पता पड़ेगा कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन से हर पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स होता है। जब मुझे ये पता पड़ गया मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइम पे 1 की लोकेशन अलग अलग होगी। पार्टिकल 1 अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। किसी टाइम पर वो यहाँ पर सेंटर पे ही होगा, मीन पोजीशन पे, किसी टाइम पे वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, किसी टाइम पे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा। तो मेरा जो वेव फंक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि मैं कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई शुड डिफाइन एक्स and then I should also define time at which we have to find displacement of that particle. इस तरीके से वेव फंक्शन बनता है। ठीक है, आई एम डायरेक्टली मूविंग टू दैट पार्ट। प्रोग्रेसिव वेव में जो वेव फंक्शन बनता है बच्चे, वो था a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो इसमें x क्या डिफाइन कर रहा है, x आपको डिफाइन कर रहा है कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये तो एंगुलर वेव नंबर होता है 2π/λ। प्लीज बच्चों रैंडमली माइक ऑन मत करो। तबिश, यहाँ पे टाइम क्या डिफाइन कर रहा है, टाइम डिफाइन करता है हम कौन से टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होता है। यहाँ पे आ ही जाएगा वो टाइम डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है। अगर मैंने एक्स डिफाइन कर दिया तो मैं पार्टिकल डिफाइन कर दिया, टी डिफाइन कर दिया तो उस पार्टिकल कौन से टाइम पर है वो डिफाइन कर दिया, और से फिर वाई। ठीक है, तो जो चीज मैं बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी वाई बाई डी टी करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स को डबल डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जैसा मैंने कहा, एक्स में वेलोसिटी ऑफ वेव एफ लैम्डा लैम्डा बाई टी होता है। ओमेगा इज 2πf या 2π/t, ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। के एंगुलर वेव नंबर 2π/λ होता है। ओमेगा बाय के अगर हम देखेंगे एफ लैम्डा आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ जाएगा, एफ लैम्डा होता है, दैट इज ओमेगा बाय के भी लिख सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नेट फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो माइनस के एक्स आता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो प्लस के एक्स आता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस के एक्स यूज करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए प्लस के एक्स यूज कर सकते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, हम चाहते हैं कि हमारा फेज कांस्टेंट रहे, 2 पाई के बाद रिपीट करता है ना, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखो, ओमेगा टी है, ये तो हमेशा बढ़ने ही वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब क्या फंडा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो मैं नेगेटिव साइन यूज करके इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट कर सकता हूं, राइट। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगा तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लूंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से माइनस आने वाला है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स करके अगेन उसको कांस्टेंट करने वाला हूं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो अगर एंगल का डिफरेंस निकालना है एट अ कांस्टेंट टाइम, तो दोनों में ओमेगा टी आ गया, एक में के एक्स वन दूसरे में के एक्स टू, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के एक्स वन माइनस एक्स टू, तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, अगर फेज डिफरेंस निकालना है
फॉर अ गिवन x एट डिफरेंट टाइम, ये रेयरली फॉर्मूला यूज होता है, तो इसमें ओमेगा t1 माइनस ओमेगा t2, क्योंकि kx वाले फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस एट डिफरेंट टाइम्स निकालना है, तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। इनिशियल फेज मतलब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे निकाल सकते हो आप, वो जो भी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। वेव इक्वेशन है कि नहीं है, उसको पता करने का तरीका है कि d2y by dx square must be equal to constant times of d2y by dx square। अगर ऐसा है तो ये वेव इक्वेशन होगी, और वेव इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। ओके, हाँ अमित, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ग्रुप पर भेजूंगा, अगर आप ग्रुप पे कनेक्टेड हो तो। जस्ट 1 मिनट, देख लेना ना यहाँ पे क्या क्या बता रखा है। ऑसिलेशन का मैं सेंड कर दूंगा बच्चे, मैंने नहीं किया था, तो नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों सेंड कर दूंगा अमित। जस्ट 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ इन्होंने इसमें क्या क्या चीजें बता रखी है। चलो, प्रोग्रेसिव वेव पढ़ लिया, अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ रहे हैं। बेसिकली वही वेव हमारी ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्ट करके आ रही है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्ट करेगी, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट करेगी, डेंसर मीडियम मतलब ये पॉइंट फिक्स है, तो अगर यहाँ पे क्रेस्ट जाएगा तो रिवर्ट वो क्रेस्ट की ट्रफ की तरह करेगा। अगर यहाँ पे क्रेस्ट बनना चाह रहा होगा फिक्स पॉइंट पे, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा ट्रफ की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट पे क्या है कि है ना, जब आप क्रस्ट बनाना चाह रहे हो, मतलब वेव ऊपर जाना चाह रही है, पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, बट पॉइंट क्या है, फिक्स है। पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पे जो फिक्स एंड है वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सो दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो जो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, जब रिटर्न करेगा तो रिवर्स डायरेक्शन से रिटर्न करेगा। तो सिंपल याद करने का टेक्निक ये है, ट्रांसवर्स वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो क्रस्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है ट्रफ से, और रेयरर से होता है तो क्रस्ट रिफ्लेक्ट होता है क्रस्ट से। रेयरर मतलब ये, यहाँ पे अगर मैंने एक रिंग रख दी, तो अगर क्रस्ट आता तो रिंग क्या कर सकता है, रिंग स्लाइड कर सकता है ऊपर, तो क्रस्ट क्रस्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट बैक होता। और यही अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूं, तो डेंसर मीडियम में कंप्रेशन कंप्रेशन से रिवर्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, एंड रेयरर एंड से कंप्रेशन रेयर फैक्शन से करता है। सो रिवर्स होती हैं चीजें, ये ध्यान रखना है हमें। ये बता रखा है इन्होंने यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब हम देख रहे हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेसिकली दो वेव्स अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर मेजरली उसी पर है। सुपरपोजिशन में देखो यार, एक वेव है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कंबाइन कर रहे हैं, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, है ना। इसको ओपन कर लेंगे हम साइन a प्लस बी से, तो ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा,
a2 sin ओमेगा टी cos phi प्लस a2 cos ओमेगा टी sin phi, और ये a1 sin ओमेगा टी एज इट इज यहाँ पर। अब sin ओमेगा टी कॉमन ले लूंगा तो a1 प्लस a2 cos phi sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी, सॉरी a2 sin phi cos ओमेगा टी। तो ये कांस्टेंट एक क्वांटिटी है, a1 एम्पलीट्यूड है, a2 एम्पलीट्यूड है, cos phi में phi उनका इनिशियल फेज डिफरेंस था, जो भी था वो कांस्टेंट था। सिमिलरली ये कांस्टेंट है, तो इन दो कांस्टेंट से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल बना सकता हूँ। और इस चीज को लेट्स से मैं लिख देता हूँ a cos थीटा इसको, और इसको मैं लिख देता हूँ a sin थीटा, ताकि वो क्या है, साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी, जैसा मैंने ऑसिलेशन में बताया था कल। तो इसको लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। सो व्हाट वी कैन सी कि अगर दो वेव्स हैं जिनका आपका टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सेम है, और वो अगर सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, तो सुपर इम्पोज होने के बाद जो वेव आएगी वो भी क्या होगी, एक ऐसी वेव होगी जिसका फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हम निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ए होगा, और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दे, तो जैसा मैंने कल बताया था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको ऐड करके अपन निकाल सकते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अगर इनिशियल फेज 0 होता तो एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 आ जाता, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस तरह के इंटरफेरेंस को, सुपरपोजिशन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं, जो वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, है ना। अगर एम्पलीट्यूड भी इक्वल है तो 2a आ जाएगा। यही अगर फेज डिफरेंस पाई होता है इसी में तो cos पाई -1 होता है, तो a1 माइनस a2 आ जाता। इस तरह के सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। और अगर a1 a2 इक्वल है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 आ जाता। इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं आई मैक्स की बात करूंगा तो मैक्सिमम तब होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब फेज डिफरेंस 0 होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। आई मीन होगा जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये बता रखा है। अब आता है स्टेशनरी वेव। तो जब अभी हमने क्या देखा, सुपरपोजिशन देखा, जिसमें एम्पलीट्यूड और सेम फेज में थे या अपोजिट फेज में थे या फिर कोई भी रैंडम फेज में थे, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, ये वेव अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करती रहती है, आगे नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से वेव्स को सुपर इम्पोज करा रहे हैं कि दो वेव्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जिनका टाइम पीरियड वगैरह सेम है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वहां से आती है हमारी स्टेशनरी वेव। ये वेव क्या करती है, अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसे एंटी नोड कहते हैं। तो ये सारे एंटी नोड्स हो गए। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्जिगेटिव एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। दो कॉन्जिगेटिव एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी λ/2 होता है। तो यहां से एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 हो जाएगा। ओके, फॉर्मेशन के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, बस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। तो मतलब एक पॉजिटिव एक्स में चल रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स में चले। अब इन दोनों को कंबाइन कराएंगे y1 प्लस y2, और फिर हम देखेंगे हमारी इक्वेशन कैसे बन रही है। तो ऐड कराने के लिए
वही ऐड करा दिया, ठीक है। इसमें a कॉमन है, a कॉमन लेने के बाद sin c प्लस sin d यूज किया, 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, ठीक है। a कॉमन ले लिया था, 2 का बाहर 2 आ गया, sin c प्लस d by 2, तो इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो x बाय लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 nt by 2, राइट। तो 2, अच्छा 2 पाई भी है ना, हाँ, तो 2 पाई nt बचेगा, है ना। और c cos c माइनस d by 2, तो जब सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, nt वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस प्लस माइनस एक्स बाय लैम्डा बचेगा, तो वो यही बचेगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। इसमें अगर हम देखेंगे तो y आपका इवेंचुअली जो आप लिख सकते हो 2a cos पाई एक्स बाय लैम्डा साइन 2 पाई nt। इसमें ये जो फैक्टर है ये आपका एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कैसे, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एम्पलीट्यूड आता है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग टाइम पे आप उनका एम्पलीट्यूड देख सकते हो। तो दिस इज अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, नोड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, तो उनकी लोकेशन आप निकाल सकते हो, उनका एम्पलीट्यूड आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो एम्पलीट्यूड 0 करते ही ये कंडीशन निकल जाएगी, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, वैसा आ रहा है। एंटी नोड पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है प्लस माइनस 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, बेसिकली हर लैम्डा बाय 2 के डिफरेंस पे आ रहा है, ये हर लैम्डा बाय 4 के डिफरेंस पे आ रहा है। लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 बेसिक ऑल्टरनेट आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने देखा, सेम चीज आप किस में देख सकते हो, लॉन्जिट्यूडनल, बेसिकली साउंड वेव में। साउंड वेव में जब हम देखते हैं तो दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, एक होता है क्लोज्ड एट वन एंड और एक होता है ओपन एट बोथ एंड्स। तो जो क्लोज्ड एंड है वहां पे तो एंटी नोड सॉरी नोड बनना कंपलसरी है, क्योंकि वो पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है। और ओपन एट बोथ एंड में दोनों एंड्स जो जो ओपन है वहां पे एंटी नोड बनना कंपलसरी है। ओके, फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो आप एक बार रीड कर लेना, मैंने ओरली बता दिए सारे। कंपैरिजन है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करता है, स्टेशनरी वेव ट्रैवल नहीं करता, और उसकी प्रॉपर्टीज देख लेना। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, in free vibration the body at first is given initial displacement and the force is then withdrawn, वो अपने आप वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स लगता है, बेसिकली रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, तो हमें लगा के रखना पड़ता है ताकि वो वाइब्रेट करता रहे। हार्मोनिक्स और ओवरटोन होते हैं, तो जो फंडामेंटल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्स्ट हार्मोनिक होता है, और ओवरटोन्स आर हार्मोनिक्स अबव नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो फर्स्ट ओवरटोन होगा। उनके किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ओपन एट इस पे दे रखा है ना। एंड करेक्शन के बारे में दे रखा है, एंड करेक्शन के बारे में क्या दे रखा है बच्चे, कि जब हम ओपन एट बोथ एंड्स लेते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो हम थियोरेटिकल करते हैं और जो एक्चुअल आती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जो लेंथ का आता है उसे एंड करेक्शन कहते हैं, ठीक है।
वो कितना आता है? 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है पाइप क्लोज एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज है, तो ये पाइप है, इसमें एंड करेक्शन एक जगह आएगा। अगर दोनों जगह ओपन है तो एंड करेक्शन दो जगह आएगा। एंड करेक्शन मैंने बोला था आपको कितना होता है, 0.3 टाइम्स ऑफ डी, where d is the diameter of pipe. Vibrations of air column in a pipe closed at one end. Closed at one end मतलब ये तो फिक्स हो गया कि भाई हमारा यहाँ पे एंड नोड बनेगा। अब मिनिमम अगर यहाँ पे आपने नोड बनाया है तो फ्री एंड पे हमारा एंटी नोड बनता है। तो मिनिमम ये जो लेंथ है वो λ/4 हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नोड के बाद बीच में यहाँ पे एक और नोड बन रहा हो, तो बेसिकली इस तरीके से जा रही हो वेव, तो वहां पे ये λ/2 और ये λ/4, तो उस केस में लेंथ हो जाएगी आपकी λ/2 प्लस λ/4, 3 λ/4। तो लेंथ आपकी क्या आ रही थी पहले, λ/4 आ रही थी, या फिर 3 λ/4 आ रही है, एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे तो 5 λ/4, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं लेंथ जो आ रही है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 आ रही है। इसकी बात कर रहे एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड की। मैंने जैसा आपको बताया क्या आता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 आता है, और वेलोसिटी एन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी v/λ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आएगा। ओपन देखेंगे तो ओपन में क्या होता है, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, तो ये लेंथ λ/2 हो गई। अब दो के बीच में एक और एंटी नोड बन गया तो लेंथ लैम्डा हो गई। तो हम क्या देख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होगा, तो लेंथ क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ λ/2, n टाइम्स ऑफ λ/2। तो अकॉर्डिंगली आप वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ये बता रखा है। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फिक्स किया, दोनों एंड पे फिक्स किया, तो अगेन ये फिक्स है कि भाई यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, तो जो लेंथ होगा मिनिमम λ/2 होगा। अगर बीच में एक और नोड बन गया तो λ/2 प्लस λ/2 मतलब लैम्डा बन गया, ऐसे तीन बन गए तो 3 λ/2 बन गया। तो इसमें भी क्या होगा, आपके मल्टीपल्स ऑफ λ/2 आ जाएगा लेंथ, और अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी v/λ होता है, तो वेलोसिटी √T/m है, तो अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ओके, लॉज ऑफ वाइब्रेशन बता रखा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, टेंशन है, और m इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ।
जस्ट 1 मिनट बच्चों। सोनोमीटर वायर में भी बच्चे ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हम एक्चुअली निकालते हैं। यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। इस जगह मैंने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखा है, तो जिस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखा है उसके मास से हम टेंशन निकाल सकते हैं, और दूसरे एंड पे जहाँ पे भी फिक्स करेंगे उसे लेंथ निकाल के वेलोसिटीज वगैरह निकाल सकते हैं। दिस इज एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट वेलोसिटी। बीट फ्रीक्वेंसी या बीट फंडामेंटल, ये क्या होता है बेसिकली, अगर हम दो वेव्स को साथ में प्रोड्यूस करें जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऑल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस फंडामेंटल को प्रोडक्शन ऑफ बीट्स कहते हैं, एंड नंबर ऑफ बीट्स इज पर सेकंड इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। याद करने का सिंपल फंडामेंटल है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है f1 माइनस f2 का मॉड। अगर 1 वाला बड़ा है तो f1 माइनस f2, और 2 वाला बड़ा है फ्रीक्वेंसी तो f2 माइनस f1, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। जो हमारा मैक्सिमम आता है इंटेंसिटी उसे हम कहते हैं वैक्सिंग, और मिनिमम आता है उसे हम कहते हैं वेनिंग। एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट को वैक्स अटैच कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर मैंने फाइल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये कहीं पे उन्होंने बता रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज दिस बीट फ्रीक्वेंसी। बोर्ड्स में ये वैक्स अटैच करना और फाइल करने वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, तो वो देख लेना। नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट बता रखा है क्या? तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है क्या डॉपलर इफेक्ट? नहीं, इसमें लाउडनेस के बारे में बता रखा है। मैं बता देता हूँ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली जब सोर्स या फिर ऑब्जर्वर इनमें से कोई भी एक दूसरे के आसपास आता है या एक दूसरे के दूर जाता है, तो हमें जो इंटेंसिटी है वेव की, साउंड की या लाइट की, उसमें डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इस फंडामेंटल को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप एक बेसिक एग्जांपल देख सकते हो कि आप स्टेशन पे खड़े हुए हो और एक ट्रेन है जो आपके पास आ रही है हॉर्न बजाते हुए, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे आएगी आपको उसकी हॉर्न की इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगी। एक्चुअली हॉर्न की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी में कोई फर्क आएगा क्या? एक्चुअल तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो हॉर्न बज रहा है वो तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बज रहा है, उसकी कैपेसिटी तो फिक्स है, ओके। तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट हमें ऑब्जर्व जो होता है वो ज्यादा सुनाई देता है। ऐसे ही अगर वो ट्रेन दूर चली जाए आपको क्रॉस करके, तो धीरे धीरे उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। तो डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग बट दिस अपरेंट चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी when source or observer move towards or away from each other, ये होता है। डॉपलर इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बच्चे, इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है लाउडनेस। लाउडनेस इज परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका एक फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। लाउडनेस इन डेसिबल इज 10 log I by I naught, where I naught is minimum
रेफरेंस इंटेंसिटी जो कि 10⁻⁻12 होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए। पिच होता है बेसिकली सेंसेशन ऑफ साउंड या फिर आप क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हो उसे पिच कहते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें किसी को कोई डाउट चैप्टर में? I'm audible to you? हाँ। सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो वो रेरिफैक्शन और कंप्रेशन, वो रिफ्लेक्शन के बारे में? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सुनना बच्चे, खुशी माइक ऑन रखना। जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन की तरह रिफ्लेक्ट बैक होता है डेंसर मीडियम में। और अगर ये रेयर फैक्शन की बात करेंगे, सॉरी रेयर मीडियम की बात करेंगे, तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट बैक होगा रेयर फैक्शन की तरह। यस सर, पर सर ठीक है, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है वो डाउट है। यस सर। अब इधर देखना बच्चे, ये फिक्स एंड है। यस सर। कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स पास पास वाले हैं। राइट सर। ये जब इंसिडेंट होंगे तो रिफ्लेक्ट बैक भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। राइट सर। तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट बैक होगा कंप्रेशन की तरह। यस और सर। ये अगर रेयर फैक्शन होता तो रेयर फैक्शन भी रेयर फैक्शन की तरह ही आता। दूर दूर वाले पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते तो धीरे धीरे अपने हिसाब से होते। करेक्ट। यस सर। फ्री एंड में मतलब रेयर एंड मतलब ये थोड़ा सा फ्री एंड है जो कि मूव कर सकता है। तो जब ये करता है तो पहले वाले के कारण मीडियम पीछे खिसक जाता है, फिर दूसरे वाले को ज्यादा ट्रैवल करना है और वो और पीछे खिसक गया मीडियम, फिर वो ऐसे आएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे रिफ्लेक्शन में। समझा? ओ यस सर, यस सर। सर फिर वो रेरिफ्रैक्शन अगर कंप्रेशन रेरर मीडियम में कैसे होगा उस लॉजिक से? समझा नहीं, वापस बोलो। सर आपने कहा कि कंप्रेशन रेरिफैक्शन में बदल जाता है रेरर मीडियम, तो रेरिफैक्शन उस लॉजिक से कंप्रेशन में कैसे बदलेगा? बिकॉज इफ इट हिट्स द मीडियम देन द मीडियम विल गो बिहाइंड, तो फिर अरे और। वो समझाने का तरीका है बच्चे, वैसे ऐसे मीडियम बाहर नहीं जाता है। वहां पे इलास्टिसिटी होती है मीडियम में जब रेयर उसकी बात करते हैं तो पार्टिकल्स तो आ ही जा रहे हैं ना। यस सर। तो वो अब धीरे बाद में तेज मतलब कंप्रेशन वाले भी आएंगे तो पास पास वाले आएंगे, तो राइट सर। मीडियम से रिफ्लेक्ट तो एक टाइम के बाद तो उल्टे होकर ही होने लग जाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो वो फंडा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, जस्ट 1 मिनट बच्चे। हम्म, वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग वेव की थ्योरी थी, है ना। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, ठीक है, जो रिजेक्ट हो गया। पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ, सॉरी लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वैसा। फिर हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी थी जो कि एक्सेप्ट हुई थी। एंड बाद में जब आइंस्टीन ने डुअल नेचर प्रूव किया, पार्टिकल लाइक नेचर, तो इवेंचुअली व्हाट वी नो इज लाइट हैज डुअल नेचर। तो इस चैप्टर में हम लाइट का वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हाइगन्स की वेव थ्योरी पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेव फ्रंट नाम की एक चीज होती है, वो पता होनी चाहिए। वेव फ्रंट एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस है जहां पे सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। तो इस सरफेस को बनाने के लिए सिंपल सा एक फंडामेंटल ध्यान रखो, जहां भी सोर्स है
वहां से एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर दो जो कि इक्वी डिस्टेंट हो। अगर इक्वी डिस्टेंट होगा तो टाइम सेम लगेगा, टाइम सेम लगेगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम हो जाएगी, सेम फेज हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट बनेगा बच्चों, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से। ओके, और अगर आपका कोई लाइन सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से, एक प्लेन बन जाएगा। ऐसे आगे जाते जाएंगे तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्लेन वेव फ्रंट बनते जाएंगे। तो हाइगन की वेव थ्योरी क्या कहती है? हाइगन की वेव थ्योरी सिंपल ये कहती है कि फर्स्ट पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। ये जो पॉइंट है ये सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेगा। बेसिकली आगे जाने वाली वेव को ये लगेगा कि ये सोर्स है, और इस सोर्स को हम क्या करें? सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो ये है। तो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स which emits wave in all possible directions with all possible with the velocity of wave। सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वेव को एमिट करता है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि करता तो सारे डायरेक्शंस में बट इफेक्टिव सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ओके, तो बाकी के डायरेक्शंस को आप हटा सकते हैं। वेव प्रत्युष डाउट ले रहा हूं, 2 मिनट रुकना। वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या करना है? जिस भी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है वहां पे मल्टीपल पॉइंट्स पे आप क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जब सब सारे टेंजेंट्स को ड्रॉ करोगे तो एक सरफेस बन जाएगा। दैट सरफेस बिकम्स योर वेव फ्रंट। बोलो हाई प्रत्युष, क्या डाउट है? एम ऑडिबल टू यू? हाँ बोलो प्रत्युष। Yes, sir. Sir, can you explain what exactly a wavefront is, or you just explained right now? I was disconnected. वेव फ्रंट क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जहां पे सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं। तो वो हाइपोथेटिकल सरफेस कैसे बनता है उसका मैंने एक शॉर्ट में आइडिया दिया था कि आप सोर्स से इक्विडिस्टेंट सरफेसेस बना दो। जैसे कि एक ये सरफेस बना दिया, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, ये एक स्फीयर बन गया। ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया, दूसरा स्फीयर। अगर लाइन सोर्स है तो वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, Yes, sir. तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंट ऐसे एक प्लेन बन गया, ऐसे एक प्लेन बन गया। तो बेसिकली लाइन सोर्स के केस में प्लेन वेव फ्रंट बनता है, पॉइंट सोर्स के केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Huygens principle: each point on wavefront acts as secondary source of light, emitting secondary waves called wavelets in all directions, which travel with speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in forward direction, and is thus the envelope of secondary wavelets in forward direction. तो केवल forward direction वाले ही आपके effective होते हैं। The wavelets traveling in backward direction are ineffective। यहाँ भी clearly बता रखा है। पॉइंट सोर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्फीयर्स बना रखे, ये अलग अलग वेव फ्रंट्स हो गए। लाइन सोर्स के लिए ये अलग अलग प्लेन बना रखे, ये आपके प्लेन वेव फ्रंट हो गए। ठीक है, वेव फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे और आ जाएगा। अब रे ऑप्टिक्स में हम, हाँ विराज बोलो। सर वो लेंथ ऑफ द वेव फ्रंट विल बी आर्बिट्रेरी या मतलब वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड करेंगे? नहीं नहीं, वेव फ्रंट क्या है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। तो सरफेस की लेंथ कैसे निकालोगे? या डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ कहना चाहते हो? सॉरी, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ वेव फ्रंट सेंटर। कहना चाहते हो? हाँ हाँ। तो वेव फ्रंट तो इनफाइनाइट है ना बच्चे, हर डिस्टेंस पे एक सर्कल बन सकता है। तो आप R1 रेडियस का एक सर्कल बना दोगे या स्फीयर बना दोगे तो वो वेव फ्रंट हो गया, R2 का बना दोगे तो वो वेव फ्रंट हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक ही वेव फ्रंट बन रहा है, एक वेव के लिए इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो वेव हर डायरेक्शन में निकल रही थी इधर। तो R1 रेडियस पे ये बन गया, R2 पे ये बन गया, तो ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बनेंगे। ठीक है, ओके। वेव फ्रंट बनाने के लिए मैंने आपको वही कहा, क्या करो? टेंजेंट बनाते जाओ और अकॉर्डिंगली आ जाएगा।
अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, रे ऑप्टिक्स में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में, और स्नेल्स लॉ पढ़ा था रिफ्रैक्शन के केस में। उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, वो मैं बता रहा हूँ, इधर देखना। ये वेव है जो ट्रैवल कर रही है, ये वेव ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गई। उस टाइम पे यहाँ जो सेकंड वेव थी वो बी पॉइंट पे पहुंची है। तो जब वेव फ्रंट बनाना है दोनों का, तो ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा दोनों को ज्वाइन करने वाला, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट। अब ये मान लो टी टाइम में ये वेव बी से सी पहुंची, टी टाइम में। अब क्योंकि मीडियम सेम है, तो उतने ही टाइम में फर्स्ट वेव ने सेम डिस्टेंस ए ही ट्रैवल किया होगा, ए इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि दोनों का टाइम सेम रखा है तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ए और बी सी इक्वल हो गए, ठीक है। अब ए बी सी इक्वल हो गए, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होंगी वेव्स, तो उसका वेव फ्रंट जो बन रहा होगा वो ये वेव फ्रंट होगा। अब वेव ऐसे जा रही है, ठीक। तो मुझे प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखते जाना बच्चों, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन कर लो यार, जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो, जिसके थ्रू मैं समझा सकूं। खुशी, आप माइक ऑन कर लो बच्चे। सर 1 मिनट ना सर। चलेगा बच्चे, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल आई है, राइट, प्लीज रिप्लाई। यस Yes, सर। sir. ये एंगल आर है, इसको प्रूव करना इक्वल है। तो देखते जाना, ये आई एंगल है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा। यस सर। ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल आई हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल था, करेक्ट। यस सर। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, एंगल नीचे आई कौन सा हो गया ये बता दिया। सेम वे में हमारा ये एंगल आर है, राइट। यस सर। अगर ये आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। यस सर। और वेव फ्रंट होने के कारण ये एंगल 90 था ट्रायंगल में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यस सर। तो हमें जो समझ में आया अभी, वो ये समझ में आया कि ये एंगल आई है इस ब्लू वाले ट्रायंगल का, और पिंक वाले ट्रायंगल का ये एंगल आर है, राइट। अब राइट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे, ये तो कॉमन साइड हो गई, दोनों में ये एंगल 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। एंड AE इज इक्वल टू BC। A इक्वल टू BC क्यों, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मतलब एंगल आई और एंगल आर भी इक्वल हो गए। तो ये प्रूफ हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, राइट। यस सर। अब मैं ऐसे ही स्नेल्स लॉ प्रूफ कर रहा हूँ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये होता है। तो ये वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम 1 में, जब ये इंटरफेरेंस मतलब बेसिकली मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, उस टाइम पे सेकंड वेव यहाँ बी पॉइंट पर है, ओके। अब क्या हुआ, लेट्स से टी टाइम में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया v1t, उतने टाइम में ये v2t से कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि मीडियम अलग हो गया। तो अब दोनों के हमें ये पता है कि डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। अब यस सर। एक चीज देखना, ये अगर एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, राइट। तो अगर मैं साइन आई लिखूंगा ऊपर वाले ट्रायंगल से, तो साइन आई आएगा BC विच इज v1t बाय AC, और नीचे वाले ट्रायंगल से साइन आर लिखूंगा
तो साइन आर होगा AE विच इज V2T बाय AC। तो अगर मैं साइन आई बाय साइन आर लिखूंगा तो ये क्या आएगा, V1T बाय V2T, T से T कैंसिल हो गया। कैन आई राइट दिस एज mu2 बाय mu1? Yes, sir. क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो आ गया mu1 sin I इज इक्वल्स टू mu2 sin R। समझा? Yes, sir. तो डेरिवेशन मैंने बता दिया बच्चों। ठीक है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? बेसिकली पोलराइज करने का मतलब है कि आप सेम प्लेन में उनको वाइब्रेट करवा दो, वेव्स को। ओके, एज इन यहां पे एक पॉइंट सोर्स था जो हर डायरेक्शन में वेव्स एमिट कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके आगे एक स्लिट बना दी, विद अ वेरी स्मॉल गैप। तो अब जो वेव्स आगे निकलेंगी वो वही वेव्स होंगी जो इस गैप के पैरेलल है। तो बेसिकली ये सारी वेव्स हमने पोलराइज कर दिए, इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सबका पैरेलल है। इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। जो चीज मैं बोल रहा था वो यहाँ पे है, अनपोलराइज्ड लाइट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पोलराइजर लगा दिया। तो अब जो वेव्स निकलेंगी वो इस तरीके से परपेंडिकुलर निकलेंगी। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि दिस इज द मैलिस लॉ। ठीक है, बेसिकली ये कहता है बच्चों कि अगर आपने पोलराइज कर दी लाइट तो डायरेक्टली इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, और उसके पोलराइजर के बाद भी एक और पोलराइजर लगा दिया। 1 सेकंड। हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था, पोलराइजर के बाद भी एक और पोलराइजर लगा दिया, तो सेकंड पोलराइजर से जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगा फर्स्ट और सेकंड के एंगल के बीच में, और वो इस मैलिस लॉ से निकल के आता है। सेकंड पोलराइजर की इंटेंसिटी I1 cos थीटा, where थीटा is the angle between the two polarizers, gives the intensity of linearly polarized wave after it passes through a polarizer। उस तरीके से सिंपल फंडा है, फर्स्ट पोलराइजर से जब निकलेगा तो डायरेक्टली इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, उसके बाद के पोलराइजर्स में अगर हमें देखना है तो उनके बीच के एंगल से निकलना समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड वेव रिड्यूसेस हाफ बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू tan इनवर्स IP। बेसिकली अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करूं on a medium separate on a surface separating two medium at polarizing angle। बेसिकली पोलराइजिंग एंगल का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज होती है,
और रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो आपका जो पोलराइजिंग एंगल है उसे आईपी से डिनोट करते हैं, वो कहता है tan IP इज म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर। ये रिलेशन होता है। ये कैसे आता है, यहाँ पे बता रखा है अनपोलराइज्ड लाइट जब आप इंसिडेंट करते हो तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, और रिफ्रैक्टेड लाइट है वो दोनों वो रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर इस लाइन के अबाउट लीनियर पेयर, तो ये एंगल आई है, तो ये आर रिफ्लेक्शन वाला ये भी आई हो जाएगा, इसको आईपी से डिनोट कर रखा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूं, आईपी प्लस 90 प्लस आर इज 180, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आईपी। और अब मैं सिंपल स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, म्यू रेयर साइन आईपी इज म्यू डेंसर साइन आर, और आर हमारा है 90 माइनस आईपी, तो साइन ऑफ 90 माइनस आईपी कॉस आईपी हो जाएगा। दिस बिकम्स आर कॉस आईपी। तो कॉस आईपी से अगर हम साइन आईपी बाय कॉस आईपी करेंगे तो tan आईपी आ जाएगा, विच बिकम्स म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर। तो दिस इज द ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, इंटरफेरेंस के बारे में बता रखा है। इंटरफेरेंस वही है जो मैंने बोला था, टू और मोर वेव्स कोइंसाइडिंग। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न अगर स्टडी चाहिए तो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब क्या है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। जरूरी नहीं है जीरो हो, बट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कभी भी कोहेरेंट नहीं बना सकते। तो यंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप दो अलग अलग सोर्सेस को नहीं बना सकते हो, तो लेट्स टेक सिंगल सोर्स और उसके आगे एक स्क्रीन लगा देता हूं विद टू गैप्स। तो ये दो सेकेंडरी सोर्सेज बन जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल सेम सोर्स से आ रहा है, तो ये दोनों कोहेरेंट होंगे। तो आगे जो वेव्स ट्रैवल करेंगी वो इंटरफेयर करेंगी कोहेरेंटली, और उसका पैटर्न हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब इस पैटर्न को स्क्रीन पे देखते हैं तो इसमें ऑल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमम बनता है। ठीक है, एक बार मैं ये देख लेता हूँ, फिर उसके बाद नोट से समझा देता हूँ, क्योंकि नोट्स मैंने काफी अच्छे से बता रखा है। पूरा इन्होंने दे रखा है ना, ये इंटेंसिटी एंड ऑल। ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। कंडीशन फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो दे रखे हैं 5-6 पॉइंट्स। चलो, इंटरफेरेंस क्या होता है ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कंडीशन क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए, और वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक रहना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ रहना चाहिए अगर आपको स्टडी पैटर्न चाहिए तो। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। दोनों को ऐड करेंगे, वो साइन a प्लस बी से ओपन करेंगे, नोट्स में आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, क्रेस्ट और क्रेस्ट कोइंसाइड करने चाहिए, ट्रफ और ट्रफ करना चाहिए। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट करेंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है, या 2 लैम्डा हो सकता है, या 0 हो सकता है, सेम सिमिलर क्रेस्ट है। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या आएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, जो ध्यान रखना है, एन लैम्डा। फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस के साथ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस होता है, आज ही वेव्स के टाइम पे पढ़ा था। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा एन लैम्डा करेंगे तो फेज डिफरेंस 2n पाई आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। यही डिस्ट्रक्टिव के लिए याद रखेंगे, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 होते हैं, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। आई जनरली सजेस्ट कि आप ये याद रखो, क्योंकि इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता है, एन की वैल्यू जो डालोगे वही डिस्ट्रक्टिव आ जाता है।
तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस होता है, ये याद रखना है, और फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही बताया था, जो cos फाई आपका फाई की वैल्यू डालोगे कंस्ट्रक्टिव के लिए तो 2n पाई डालोगे तो 1 आके a1 प्लस a2 आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और मिनिमम मॉड ऑफ a1 माइनस a2 जो भी बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, जस्ट मैंने रिवाइज करा दी। YDAC पे आगे चलते हैं डायरेक्टली बच्चों। सिंगल सोर्स, 2 स्लिट्स, इसके आगे जो पैटर्न दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम, ओके। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, मिनिमम इंटेंसिटी पे कुछ नहीं दिखेगा तो वाइट, ऐसा वाइट दिख रहा है, डार्क रीजन होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे फॉर्मूले डिराइव करने, डेरिवेशन में क्या है, दो सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस लिया जाता है स्मॉल डी होता है, सोर्सेज और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है। कंडीशन सिंपल रहती है, कैपिटल डी मस्ट बी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, अगर स्टडी पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो। और किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा, मिनिमा या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, वो देखने के लिए हमने एक रैंडम पॉइंट की लोकेशन ली है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, और y पे हम पार्ट डिफरेंस देख के उसको n लैम्डा के इक्वेट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव चाहिए, या 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वेट करेंगे डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, उस पॉइंट P पर लेंथ ड्रॉ किया, पार्ट डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। S2P निकालने के लिए मैंने राइट ट्राइंगल यूज किया, राइट, ये डिस्टेंस d/2 होगा तो ये भी d/2 होगा, सेंटर से हमने y लिया था तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो बेस इज कैपिटल D स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज y प्लस d/2, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो S2P स्क्वायर आ जाएगा। सेम वे में S1P स्क्वायर निकालने के लिए ये भी d/2 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस d/2, और ये कैपिटल D है तो S2P स्क्वायर लिख दिया, ये S1P स्क्वायर लिख दिया ये, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया। सब्ट्रैक्ट करते टाइम जब ऐड करूंगा तो उसको अप्रोक्सीमेटली 2D लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंसेस बड़े होते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले केस में एडिशन वाले को 2D लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाले को 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये जो छोटा सा डिफरेंस आएगा इसको मैं n लैम्डा या 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वेट करने वाला हूँ। लैम्डा खुद ही 10⁻⁻7 के ऑर्डर का है, तो ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, एंड दिस डिफरेंस इज y स्मॉल d बाय कैपिटल D। पाथ डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे y स्मॉल d बाय कैपिटल D आता है। अब अगर y स्मॉल d बाय कैपिटल D आ रहा है और मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो इसको मैं n लैम्डा के इक्वेट करूंगा तो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d आ जाएगा। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 1 2 3 तो अकॉर्डिंगली y आ जाएंगे। सेम में जैसे 0 डाला तो 0th मैक्सिमा या सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आ गया, n की वैल्यू 1 डाली तो 0th मैक्सिमा के ऊपर और नीचे दोनों जगह फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। सेम वे में सेकंड मैक्सिमा आ गया, ये बता रखा है। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम y स्मॉल d बाय कैपिटल D को 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वेट करेंगे तो y की लोकेशंस आ जाएंगी। तो ये मैंने बता रखा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है, डिस्ट्रक्टिव में क्या ब्लैक लाइन आ जाएगी, दिखेगा नहीं। ये एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, मैक्सिमा इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है फ्रिंज विड्थ होता है, बीटा से डिनोट करते हैं, n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d करेंगे तो हमारा आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये होता है, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है भाई, फर्स्ट मैक्सिमा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो लैम्डा बाय d आता है, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू बुक।
ये बता रखा है यहाँ पर। लॉर्ड्स मिरर, ये मेंस का और एडवांस का अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे यंग ने दो सोर्सेज में स्प्लिट किया था, लॉयड ने क्या किया था, एक मिरर यूज कर लिया था। मिरर यूज करने की वजह से क्या हुआ था कि जो रियल सोर्स था उससे तो एक लाइट जा ही रही है ऐसे, और उसको बैक ट्रेस करूंगा तो लगेगा यहाँ से आ रहा है, तो ये दूसरा वर्चुअल सोर्स, तो ये बन गया आपके S1 S2। S1 S2 में अगर हमें पता है प्लेन मिरर है, तो अगर ये हाइट h है तो नीचे वाला हाइट भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो उसी जो हमने YDAC में किया था स्मॉल d, वो यहाँ पे 2h हो जाएगा। उसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक डिफरेंस ये आता है कि एक वेव जो यहाँ पहुंचेगी वो तो डायरेक्ट पहुंचेगी, और एक रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचेगी। तो रिफ्लेक्शन में क्या हमारा फेज डिफरेंस पाई का ऐड हो जाता है। तो लॉर्ड्स मिरर के जो फॉर्मूले हैं वो, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई का ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस में भी चेंज आता है। तो जो फॉर्मूले वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने का मतलब क्या है, आपका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 पे आएगा, और डिस्ट्रक्टिव जो है वो n लैम्डा पे आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण हमारा चेंजेस आ गए हैं। ऐसे ही फ्रेस्नेल बायप्रिज्म है, इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। फ्रेस्नेल ने क्या किया था, इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग इनटू टू सोर्सेज या फिर प्लेन मिरर की जगह एक बायप्रिज्म यूज कर लिया। वो बायप्रिज्म ऑटोमेटिकली दो सोर्सेज में स्प्लिट कर देता है। तो ये बता रखा है। ऑप्टिकल पाथ मीडियम में कितना ट्रैवल किया, एक्चुअल पाथ वैक्यूम या एयर में कितना ट्रैवल किया। तो ऑप्टिकल पाथ इज बेसिकली किसी भी मीडियम में कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू स्लिट्स हम सिंगल स्लिट यूज करें और उसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज करते हैं, सच दैट ये जो गैप है, इस गैप को अगर हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं और ये कंपेरेबल हो लैम्डा के, तो वही स्क्रीन पे हमें है ना मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी दिखता है। इस फंडामेंटल को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। ठीक है, डाइफ्रैक्शन को याद करने का सिंपल तरीका है फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट में एग्जैक्ट सेम तरीका है। YDAC का उल्टा या फिर लॉर्ड्स मिरर का के जैसे फॉर्मूलेज होंगे। आपका जो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, उसके लिए अगर मुझे y निकालना है तो मैक्सिमा के लिए मैं लिखूंगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये मेरा मैक्सिमा के लिए होगा, और मिनिमा के लिए n लैम्डा। डायफ्रैक्शन में एक डिफरेंस होता है, सब सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम नहीं होती, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। मिनिमास की तो 0 होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मैक्सिमा बनता है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये फॉर्मूले बता रखे हैं यहीं पर। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वही लैम्डा डी बाय ए होता है। ये प्रॉपर्ली उन्होंने बता रखा है, अगर आप देखोगे तो ब्राइट में फॉर्मूले चेंज हो गए। एन लैम्डा है यहाँ 2n+1 लैम्डा बाय 2 है। सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम है, सारे मिनिमास की 0 है। यहाँ पे सेंट्रल वाले की ज्यादा है, बाकी सबकी कम होती जा रही है। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि हम दो अलग अलग इमेजेस को बता सकें, सेपरेट आउट कर सकें। तो रिजॉल्विंग पावर होता है, इनका सिंपल फंडे फॉर्मूले याद रखने हमें। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए रिजॉल्विंग पावर होती है आपकी
numerical aperture by 0.61 lambda. Numerical aperture is basically किसी भी लेंस का एंड टू एंड डिस्टेंस कितना है टॉप एंड से लोअर एंड. ठीक है. अगर ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ये आएगा लैम्डा बाय 2 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर. और सेल्फ ल्यूमिनस है. सेल्फ ल्यूमिनस जनरली ऑब्जेक्ट कम होते हैं. सन इज सेल्फ ल्यूमिनस. तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है. ये आता है. ये माइक्रोस्कोप का हो गया. टेलीस्कोप का भी आता है. टेलीस्कोप का होता है रिजॉल्विंग पावर d by 1.22 lambda accordingly. बाकी थ्योरेटिकल है. एक बार रीड कर लेना बच्चों. किसी को कोई डाउट, कोई टॉपिक और ऐसा जो आप सब डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, मैं बता दूंगा बच्चों. चलो, I cannot see any hands, so that's it for today guys. Okay, bye बच्चों. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye.